सबको नमस्कार। डायस पे बैठे आयुर्वेद के महान विद्वान और इन सबको सुनने के लिए आए हुए पूरे भारतवर्ष से आने वाले समय के विद्वान। अभी आप विद्वान बन रहे हैं, आपका समय शुरुआत ले चुका है। शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जिस दिन से आपने सोचा था कि हम आयुर्वेद के अंदर आएंगे। आयुर्वेद वैसे तो हम सबके घरों के अंदर निरंतर रूप से जैसे कह सकते हैं कि परिवार के अंदर विद्यमान था। नई ऊंचाइयों पर नए समय पर आप लोग लेके जाएंगे, आयुर्वेद को नए स्थान पे लेके जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे अभी यहाँ पर कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि हमारा एलोपैथी में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर आज आप वेरियस डॉक्टर्स की या वेरियस इंडस्ट्री लीडर्स की सक्सेस स्टोरी अगर आप सुने तो आपको ही समझ में आएगा कि उतनी बड़ी सक्सेस उनको एलोपैथी नहीं दे सकती थी। मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने भी 5 साल एलोपैथी में काम किया है, बट स्टिल हम दूसरे की माँ को कितना भी प्रेम कर लें, हमें असली प्रेम अपनी ही माँ से मिलता है। और वो एक डॉक्टर जिसने खुद अपनी प्रैक्टिस करी है वो समझ सकता है। जितने भी लोगों ने अपने आप को इस फील्ड के लिए समर्पित किया, ये फील्ड अपने आप आपको नेम, फेम, मनी, सक्सेस, जो आपकी इच्छा है वो सब पूरी करती है। जब मैंने BMS श्री कारब्रेश्वर स्वामी से पास आउट किया था तो मेरे मन की जितनी भी इच्छाएं थी वो मेरी एलोपैथी से कभी पूरी नहीं हुई। वो इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि वहां पर हमेशा उन अस्पतालों के अंदर हमें सेकंड कैडर में रखा जाता है। उनका खुद का फर्स्ट कैडर है एक MBBS डॉक्टर का। जितने भी लोग नर्सिंग होम्स में काम करते हैं, अच्छा जब मैं पास आउट हुआ था तो BMS डॉक्टर कौन होते थे? MBBS डॉक्टर और नर्स के बीच में जो होता था उसे कहते थे RMO BMS। यानी नर्स से पूछकर डॉक्टर तक बताएगा और डॉक्टर से पूछकर नर्स को बताएगा। हम सब क्या करते थे? कम्युनिकेशन का काम करते थे। We were not allowed to take any decision। और अगर आप किसी से पूछ लें तो जवाब ही मिलता था कि you are not a graduate of a medicine, तो आप इस मेडिसिन को समझ नहीं सकते। जबकि अगर बात करें पूरे भारत के अंदर जितने भी नर्सिंग होम चलते हैं, चाहे वो एक गांव में चलते हो, चाहे एक शहर में चलते हो या किसी टाउन में चलते हो, वहां पर पेशेंट देखने का सबसे ज्यादा काम BMS RMO ही करते हैं। हम एक्चुअली इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैकबोन है। क्योंकि अगर मैं बात करूं ऐसे स्थान जब उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है तो वहां पर जो MOs मिलते हैं वो BMS ही होते हैं। हम प्रयास ये करते हैं, अगर हम किसी डॉक्टर से पूछे चाहे वो CMHO लगाओ या MO लगाओ, उसके मन में जरूर रहता है कि ठीक है मैं जरूर बैठा अपनी कुर्सी पर, बट वो कहीं ना कहीं एम्लिको DS या और ड्रग्स लिखे बिना मानता नहीं है। वो क्यों लिखता है? क्योंकि उसे अपने मन से ये क्लियरली जरूर पता है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिन्हें कहते हैं क्रॉनिक डिजीज, वहां पर आयुर्वेद ही काम करता है। आज जो समय आया है वो जैसे कह सकते हैं कि आज आयुर्वेद का समय है सूट बूट पहनकर। मैंने क्यों कहा सूट बूट पहनकर? क्योंकि जब तक आप इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन के लेवल के ऊपर आकर अपने क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको पेशेंट उस तरीके से वेलकम नहीं करेगा जैसे अदर सिस्टम में वेलकम करता है। एक क्वेश्चन, मैं जब एलोपैथिक हॉस्पिटल में काम कर रहा था, पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, तो जब मैंने ज्वाइन किया उसके 1 साल बाद मैंने अपने बॉस से पूछा कि सर ये आप जो पेशेंट्स आते हैं इनको जिनके पास इंश्योरेंस क्लेम है या जिनके पास गवर्नमेंट कार्ड की फैसिलिटी है उनको पहले वेलकम करते हो, कैश वालों को थोड़ा वेलकम कम करते हो? तो उन्होंने कहा कि आई टेल यू माय ऑफिस। मैं उनके ऑफिस गया तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये ऐसा क्यों है बताइए। कहते हैं विकास एक बात समझ, जो कैश दे रहा है ना, अगर वो ठीक हो गया तो कल मॉर्निंग में डिस्चार्ज मांग ले, मेरा उसमें कोई कंट्रोल नहीं। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो डिस्चार्ज मांग के कहीं और जाके एडमिट हो जाएगा, मेरा उसमें फिर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जिसके पास इंश्योरेंस कार्ड है या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जब तक मैं डिस्चार्ज समरी पे साइन नहीं करूंगा तब तक वो मेरे प्रीमाइसेस से बाहर नहीं जाएगा। अगर बात करें पूरे भारत के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी 80% ऑक्यूपेंसी अगर निकल के आती है तो उन्हीं इंश्योरेंस कार्ड से निकल के आती है, उन्हीं गवर्नमेंट पॉलिसी से निकल के आती है। उसके अंदर ऐसा क्या है, क्लियरली लिखा है कि अगर एक बार आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट है तो आप दूसरे हॉस्पिटल के अंदर जाकर सिमिलर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं ले सकते जब तक आप डिस्चार्ज वहां से ना हो जाए। अब इसके पहले स्टेप की ओर बात करें, जो आज मेरा सेशन भी होगा रिगार्डिंग NABH। अब इसकी एंट्री गेट कहां से खुलती है? इसका एंट्री गेट का नाम है NABH। चाहे वो एलोपैथिक हॉस्पिटल हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो,
उसके गेट का नाम है NABH। अब वो NABH क्या करता है, वो एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो आपके सेटअप का, आपकी केवल NABH आपको पैनल नहीं दिलाता, उसके साथ आपका सिस्टम सेट करता है, आपको SOPs डिजाइन करता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन करता है, उसके साथ में आपको एक क्लियर डिफाइंड पैटर्न देता है कि एक जैसा ट्रीटमेंट हर एक पेशेंट को प्राप्त हो, जहां पर NABH के अंदर सेटअप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के साथ में सेटअप ऑफ ट्रेनिंग भी है। अगर हम बात करें तो आज भारत के अंदर चाहे वो जीना सीखो हो, चाहे माधोबाग हो, चाहे पतंजलि हो, चाहे जीवा हो, इन सबके ये पैटर्न सेट करने के लिए हम लोग को इनवाइट किया जाता है। इनवाइट करने के बाद पंचकर्मा प्रोटोकॉल क्या होगा, शल्य प्रोटोकॉल क्या होगा, तो वो सारा प्रोटोकॉल सेट करने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है किसकी, स्पेशलाइज्ड लोगों की। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगर प्रिंसिपल्स बैठे होंगे तो बहुत सारे ऐसे PG ग्रेजुएट्स हैं जो NABH में यही प्रोटोकॉल सेट करते हैं। तो प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता आपको पड़ती है। रेस्ट हम जब अपने सेशन में मिलेंगे उसकी डिटेल जानकारी आपको तब देंगे। धन्यवाद।